नमस्कार सभी को। वॉलेंट्री एक्शन नेटवर्क इंडिया वानी की पेशकश कॉन्वर्सेशंस विद विजनरीज पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुभाषिनी प्रभाकर, वानी की प्रोग्राम्स टीम से। इस एपिसोड में हम मिलेंगे रमा शर्मा जी से, जो राजस्थान की एक समर्पित समाज सेवी है, जिनका जीवन संघर्ष और सेवा का उदाहरण है। उन्होंने सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान और एमएसडब्ल्यू की डिग्री प्राप्त की। रमाजी पिछले 23 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में वंचित समुदायों, विशेषकर घुमंतू, बंजारा, मीना, सांसी और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ काम कर रही है। उनकी संस्था भावी निर्माण सोसाइटी वंचित समुदायों के शिक्षा के लिए काम कर रही है। रमाजी का लक्ष्य इन समुदायों को आत्मनिर्भर बनाते हुए जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। जी रमा जी, एनजीओ क्षेत्र में आपकी 24 साल की एक्सपीरियंस है। ये जी। सब जर्नी आपका कब और कैसे शुरू हुआ है? एनजीओ क्षेत्र में काम करने की शुरुआत तब हुई जब मैं शादी होके ससुराल आई थी और 12वीं के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी। तो मुझे जी। लग रहा था कि अब मैं मेरी पढ़ाई को कैसे पूरी करूं, क्या करूं। तो ससुराल वालों की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और थोड़ी सोच भी वैसी ही थी। तब मैंने सोचा कि मुझे खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने एक हम्म। प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया और वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू की। लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ चीज छूट रही है। जैसे मैं अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रही हूँ, बहुत से महिलाएं, बहुत सी लड़कियां, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो वंचित रह जाते हैं। तो वहां से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मैं भी कुछ ऐसे ही लोगों के साथ में काम करूं। तब मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के बारे में जानकारी लेना शुरू किया। और 2001 में बाल रश्मि सोसाइटी करके एक एनजीओ था जो वंचित समुदायों के बच्चों के साथ में काम करता था। तो वहां से मैंने ज्वाइन किया और बंजारा समुदाय, हिंदू बंजारे थे वो, तो बंजारा समुदाय की बच्चियां जो ड्रॉप आउट रह जाती थी उनको पढ़ाने से मैंने शुरुआत की। तो मैम, आपको भावी निर्माण सोसाइटी में शामिल होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए प्रेरित क्या किया है, और संगठन सामाजिक परिवर्तन के आपके दृष्टिकोण के साथ कैसे मेल करता है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो भावी निर्माण सोसाइटी है उसमें मैं शामिल नहीं हुई। ओके। बल्कि उसकी शुरुआत मैंने और मेरे साथियों ने मिलके की थी। एक नींव जी। रखी थी भावी निर्माण सोसाइटी की। क्योंकि बीएनएस, मैंने कई एनजीओ में काम किया था संस्था से पहले। हम्म। तो समाज सेवा में काम करते करते मेरा एक सपना सा बन गया था कि मैं भी अपना कुछ स्वयं का प्रयास करके कोई संस्था तैयार करूं और उसमें ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर, ज्यादा से ज्यादा ऐसे समुदायों के साथ में काम करूं जैसे वंचित, हाशिए पर बैठे, दलित अर्थात दबा हुआ समुदाय जिसे कहते हैं, उन समुदाय के साथ काम शुरुआत करूं। तो इन समुदायों और समाजों के साथ में काम करने के जो अ, मेरा जो दृष्टिकोण था वो ये था, चूंकि बीएनएस नई संस्था थी हम्म। और नई संस्था थी तो इन सब अ, अ, मूल्यों को उसमें डालने के लिए एक जगह थी, एक अवसर था कि हम बहुत सारे ऐसे मूल्य, ऐसे विषय ले सकते हैं जैसे ऐसे समुदाय जो खंडित हैं तो उनको समावेशी की तरह हम लेकर जा सकते हैं। उनको सम्मान, आदर और सम्मान, अधिकार दिलाने की बात हम कर सकते हैं। विकास की दिशा में ज्यादा से ज्यादा ऐसे समुदाय, समाज आगे आए, भाग लें, पार्टिसिपेट करें। और सबसे बड़ी बात है कि जेंडर समानता को लेकर महिलाओं के जो हक और अधिकार की बात है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल हो। तो इस संस्था में वो उन सब चीजों के लिए एक अवसर था, एक जगह थी इन सब मूल्यों पर काम करने के लिए। तो मेरा दृष्टिकोण इसीलिए यहाँ से मेल खाया। बंजारा मुस्लिम समुदाय के बारे में एक लेखन पढ़ा था, जी। कि वहां पर शिक्षक ने दृश्य कोड बनाए और उनके कक्षा उपयोग से बेहतर
न्यूमरल टीचिंग को प्राप्त किया है। और इसका क्या योगदान है, ये बताइए आप। तो भावी निर्माण जो सोसाइटी है वो अभी वर्तमान में पलायन पर जो समुदाय हैं, जो समाज है, जो परिवार हैं कहते हैं, ऐसे परिवार समाज समुदायों के साथ में काम कर रही है। मैम, ये पलायन क्या होता है? पलायन यानी कि जो घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय होते हैं ना, जैसे बंजारा समुदाय है, हाँ हाँ गाड़िया। हाँ। तो पलायन जो जातियां जो समाज करता है, उन जी। परिवारों के साथ हम ज्यादा जुड़े हैं काम करने के लिए। तो टोंक जिले में जैसे निवाई उनियारा, जयपुर जिले में चाकसू, कोटखावदा, बस्सी, इन समुदायों में हम काम कर रहे हैं। उनमें मुस्लिम समुदाय भी है। जैसे बंजारा समुदाय घुमंतु समुदाय होता है, तो वो नट, कंजर, सांसी, गाड़िया, लोहार, मदारी, कलंदर, ये सभी समुदाय हैं जिनके साथ अभी हम वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो दृश्य सामग्री की अगर हम बात करें, तो चूंकि हमारी संस्था की शुरुआत कोविड से हुई और मेरा जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का जो अनुभव है, हम्म। तो मेरी सोच ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से शुरुआत उसको जो सिखाने की होती है, वो दृश्य चीजों को दिखाकर समझाने की शुरुआत होती है, सिखाने की शुरुआत होती है। तो मैंने भी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि दृश्य सामग्री बच्चे के दिमाग पर सीधे असर करती है और वो बहुत पुख्ता तरीके से उस चीज को सीखने में और जल्दी सीखने में कैपेबल होता है। तो जी। और कोविड के समय जब हमारी संस्था की शुरुआत, ये सोच तो पहले से थी मेरी, लेकिन जब कोविड के समय शुरुआत हुई तो दृश्य सामग्री का और ज्यादा चलन था, क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल थे। हर समुदाय, हर ढाणी, हर घर में मोबाइल था। हम्म। तो तो हमने सोचा कि जब दृश्य और मोबाइल पे दृश्य और श्रव्य सामग्री के माध्यम से ही बच्चा सीख रहा है, देख रहा है, पहचान रहा है, तो हमने वहीं से शुरुआत की। और अ, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय जो है जिनमें बच्चे थोड़ा डर रहता है बच्चों को, तो हमने उन विषयों को ज्यादा सिखाने के लिए दृश्य सामग्री का उपयोग किया और उसमें हमने टीएलएम बनाना शुरू किया। टीएलएम भी ऐसा बनाना शुरू किया जिसमें कि जैसे गणितीय अवधारणाओं के लिए मूर्त और ठोस वस्तुओं का उपयोग करना, कंकड़ पत्थर का उपयोग करना, तीलियों का उपयोग करते हुए सिखाना, विज्ञान के प्रयोग में बहुत सारी चीजें जो रोजमर्रा की चीजें होती है उनका उपयोग करते हुए बच्चे को सिखाना, जो उनकी पहचान की चीजें हैं उनसे ही उनको चीजों का उपयोग करते हुए उनको सिखाना। इससे क्या होता है, और चित्रों चित्रों के माध्यम से ज्यादा सिखाना, चित्रों में भी एक पूरा प्रोसेस वाला चित्र नहीं, लाइन ड्राइंग जिसे कहते हैं ना, जी। स्टिक ड्राइंग जिसे कहते हैं, उसका उपयोग हमने ज्यादा किया कि केवल बच्चा उस लाइन ड्राइंग से ये पता कर सके कि ये क्या चीज। तो चित्रों के माध्यम से पूरे परिदृश्य को बच्चे के सामने समझाने की प्रयास किया। तो इस तरीके से हमने दृश्य सामग्री का उपयोग शिक्षण में काम में लिया। उसका ये रहा कि इसमें क्या है कि बच्चा करके सीखता है। जी। दृश्य सामग्री में बच्चा देख रहा है, फिर उसको कर रहा है और फिर सीख रहा है। तो करके जब बच्चा सीखता है तो उसके दिमाग में वो चित्र छवि बनती है, उस चीज की छवि बनती है। तो वो उसको ज्यादा एसोसिएट कर पाता है, सीख पाता है, समझ पाता है और एक पूरे प्रोसेस को बच्चा सीखता है कि कहाँ से शुरुआत हुआ था और कहाँ एंड हुआ है, बीच में क्या क्या प्रोसेस रहा है। तो इसलिए हमने दृश्य सामग्री को पूरा ज्यादा से ज्यादा अपने शिक्षण में बच्चों के साथ में उपयोग में लिया। जी। क्योंकि बच्चा करके भी सीख रहा है, पूरा प्रोसेस भी सीख रहा है और इंटरेस्ट और रुचि के साथ सीख रहा है। तो हमने हम्म। इस लोग शिक्षण में ज्यादा से ज्यादा लिया है और अभी भी ले रहे हैं। हमारे जितने भी सेंटर्स पर हम बच्चों के साथ में, जो हमारे टीचर्स है, वॉलेंटियर्स है, उनको हम टीएलएम बनाने का पहले प्रशिक्षण देते हैं कि हर विषय पर आप इस तरीके से टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार कीजिए ताकि बच्चा उससे ज्यादा एसोसिएट होके सीख पाए, अवधारणाओं को समझ पाए, उसके प्रोसेस को समझ पाए और वो ठोस रूप में, मतलब एक पुख्ता रूप में उसके दिमाग में फिक्स हो। आपको
एक रिसेंटली एक अवार्ड मिला है, मिडिल क्लास में प्रोटेक्ट और प्लैनेट अवार्ड, जी इंस्टीट्यूटेड बाय कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, जिसमें आपका जो प्रोजेक्ट है स्टेम एजुकेशन के ऊपर है, जो जी आपने अमल किया है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी। और आपको बधाई हो, आपने इतनी अच्छी तरह इस प्रोजेक्ट को निभाया है और ये एक इंस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है। जी थैंक यू। आ, ये जो प्रोजेक्ट के पीछे जो हमारा एक सोच था मैम, हम्म। उसमें ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में हमने काम स्टार्ट किया, रूरल क्षेत्र में हाशिए पर बैठे या वंचित समुदायों के साथ में, घुमंतु और घुमंतु समुदायों के बच्चों के साथ में काम स्टार्ट किया, हम्म। तो हमें ये महसूस हुआ कि खास तौर से लड़कियां, कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय, ये जो तीन विषय हैं, उनको पढ़ने से बच्चे डरते थे। हम्म। उनका नाम आते ही कि अरे अंग्रेजी का पीरियड आ गया, तो बच्चे ऐसे कतराना शुरू करते थे। खासतौर से लड़कियां तो बहुत कतराती थी, गणित विषय में तो और भी ज्यादा डर। तो वो हम्म। डर हमने जब लड़कियों में देखा और समुदायों के साथ में जब बात की, तो आगे की जो पढ़ाई है उसमें भी बच्चियां उन विषयों को नहीं ले पा रही हैं, नहीं जा। उसमें कुछ चीजें ये भी निकल के आई कि परिवार के जो लोग हैं वो भी उनको मजबूर करते हैं कि आप अपने गृहिणी के कार्य से जुड़े हुए विषय लो, उन्हीं में अच्छा बनने की कोशिश करो, ताकि वो आपको एक अच्छी गृहिणी आगे बनाए, क्योंकि आपको कोई साइंटिस्ट तो बनना नहीं है। तो हमने फिर वहां से कि इस खौफ को बच्चों में से कैसे निकाला जाए, तो हमने वहां से ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया। और हमने मुस्लिम समुदाय के साथ में काम करते हैं, तो वहाँ थोड़ा गाने बजाने को लेकर और इन सब चीजों को लेकर जो हमारा प्रोसेस है, उन उन चीजों को लेकर थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमने ये वाली रणनीति अपनाई। और वहां हम्म। पर हमने ये स्टार्ट किया कि, और जिस हिसाब से इन समुदायों में हमने देखा कि मतलब घरेलू चीजों का उपयोग करके बस अपने घरों के आसपास ही फेंक देना, कूड़ा कचरा कर देना, प्लास्टिक का आइटम बहुत ज्यादा फेंक देना, तो हमने वहीं से शुरुआत की। और घरेलू जो चीजें जो उनके खराब, उन्हीं को बच्चों से कहा कि आप वो सारी चीजें इकट्ठे करके लाओ। बोतल्स लेके आओ, रिफिल्स लेके आओ, गिलास लेके आओ, प्लास्टिक के जो गिलास होते हैं, कागज होता है, तो ये सारी चीजें बच्चों से इकट्ठी करवाई, जो उनके घरेलू कामों में यूज आती थी, और फिर यूज करने के बाद में वो लोग फेंक देते थे और वो कचरे का रूप। तो हमने कबाड़ से जुगाड़ करने की प्रोसेस शुरू की, और कुछ विज्ञान के प्रयोग, कुछ गणित विषयों को सिखाने के, अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को सिखाने का काम हमने शुरू किया। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो बच्चों को, बालिकाओं को हमने सिखाए और फिर उनसे करवाया भी। तो बच्चों को एक तो जो इन विषयों में जो खौफ था, जो डर था, वो दूर हुआ। अरे ये तो बहुत सिंपल है, अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरा कि एक कचरा प्रदूषण जो हो रहा था, उसको भी, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी हमने हमारी थोड़ी सी छोटी सी एक भूमिका अदा करने का प्रयास किया। कि एक तो कचरे का निस्तारण हो रहा है, उसका सही उपयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा, बच्चों को इन विषयों को कुछ सीखने में, प्रयोग करके सीखने में, वही दृश्य सामग्री वाली बात, तो प्रयोग हम्म। करके सीखने में उनको मदद मिल रही है, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उन विषयों में बच्चों की रुचि, खास तौर से बालिकाओं की रुचि डेवलप हो रही है। तो इसलिए हमने ये जो प्रोजेक्ट है ये बच्चों के साथ में किया, और अभी भी हम कर रहे हैं। तो ये वाला प्रोजेक्ट हमें इस तरीके से, बहुत सारे देशों ने जब हमारे इस प्रोजेक्ट को देखा, लोगों ने देखा, समझा, तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने हमें एक अवसर दिया। वाह रमा जी, यह तो एक अद्भुत परियोजना है और इतने प्रतिष्ठित पुरस्कार की हकदार भी है। कंग्रेचुलेशंस अगेन आपको। थैंक यू। रमा जी, आपका कोई रोल मॉडल है जिनको आप फॉलो करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आ, ऐसे तो कहें तो मेरे जीवन में मेरा स्वयं का जीवन भी बहुत बड़ा रोल मॉडल है। और हम्म। अगर रोल मॉडल की हम बात करें, तो दो रोल मॉडल हैं जिन्हें मैं आदर्श मानती हूँ।
पहले तो, और दोनों ही मेरी संस्था में एक अध्यक्ष के पद पर हैं और एक सचिव के पद पर हैं। क्योंकि मैं इनसे पहले से जुड़ी हुई थी, मेरे गुरु भी हम्म। रहे। तो जो डॉक्टर ललित किशोर हैं और एक गिरिराज प्रसाद शर्मा है। डॉक्टर ललित किशोर ने शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत से ऐसे काम किए हैं और उन्हीं से मैंने चीजों को सीखा है। उन्होंने भी वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली को लेकर काम किया है, जेंडर समानता को लेकर बहुत अच्छे इनोवेशन किए हैं, रिसर्च किए हैं, सामाजिक समानता को लेकर। तो बहुत सारे विषयों पे उन्होंने काम किया है और उनके काम को नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा, नेशनल कई कई स्तर पर सराहा है। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने उनके जेंडर समानता के काम को सराहा और अपने कोर्स में भी उसको शामिल किया। ऐसे ही सोशल इक्विटी का जो काम था उनका, उसको कनाडा यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स में सम्मिलित किया। तो मुझे लगा कि उनसे बड़ा ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा रोल मॉडल कोई नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत सारे स्तर पर बहुत से नए नए अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। तो मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में वो सारी चीजें करना चाहती हूँ, ताकि मेरी जो सेवा है, जितना भी मुझ में ज्ञान है या जो भी मैं सोच रखती हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, सीख कर लोगों तक पहुंचा सकूं। ये मेरा सपना है। और दूसरा रोल मॉडल है कि जो गिरिराज शर्मा है, क्योंकि अम, मेरा पूरा जीवन ये मानिए कि अब तक भी संघर्ष की स्थितियों से गुजरता ही जा रहा है। तो उसमें जीवन की जो समस्याएं हैं, वास्तविकताओं से लड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति आगे होकर एक एक संबलन देता है, एक अच्छी सीख और अवेयर और सक्षम बनाता है, तो एक छोटा सा संबलन हमें बहुत आगे तक लेके जा सकता है। तो बस जी। वो जो संबलन मुझे मिला, वो हम्म। जो जागरूकता मुझे मिली, वो गिरिराज शर्मा ने दी। और मैं जब ऐसे दौर से गुजर रही थी कि ऐसे लग रहा था कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, अपने जीवन को समाप्त कर लो या ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो उन परिस्थितियों में अगर किसी ने सीख देकर आगे बढ़ा दे, तो वो सबसे बड़ा रोल मॉडल है। कहीं ना कहीं उनकी वजह से आज मैं अपने आप से लड़ने की जो, क्योंकि काम तो बाद की बात है, सबसे पहले हम्म। होता है खुद को खुद से जीत लेना। और खुद को जी। खुद से जब जीत लेते हैं, खुद के संघर्ष को जब हम पार कर लेते हैं, तो फिर बाहर का संघर्ष तो हम यूं ही पार कर लेते हैं। वो तो वो हिम्मत जो, मिल जाती है। बिल्कुल हिम्मत मिल जाती है। तो वो मेरे जो दूसरे रोल मॉडल हैं, गिरिराज शर्मा हम्म। है, जिन्होंने मुझे उन जीवन की वास्तविक समस्याओं से लड़ने की हिम्मत और ताकत दी। और उन्होंने कई जीवन में सैकड़ों लोगों को ऐसे ही चीजों से उभारा है और आज वो बहुत सक्षम स्थिति में है, बहुत वुमेन ऑफ वंडर अवार्ड मिला आपको है आपने। इसमें आपका जो संघर्ष है, आपका डेडिकेशन है, ये सब दिखाई देता है हमें। उनके बारे में कुछ अपना मेमोरेबल माइलस्टोन या मोमेंट आप बता सकते हैं क्या? जी मैम। अम यूं तो अगर कहें तो मेरा पूरा जीवन अब तक का संघर्षपूर्ण रहा है। और जीवन हम्म। के हर मोड़ पर मैंने ये महसूस किया है कि महिलाओं का जीवन हर पल संघर्षरत होता है। यदि जी। वह आत्मनिर्भर, तो अगर आत्मनिर्भर है तो उसका संघर्ष थोड़ा कम हो जाता है। अगर कॉन्फिडेंस उनका मजबूत होता है, स्वयं पर कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, दूसरा आत्मनिर्भर होती हैं। तो इसलिए मैंने ये ठाना, क्योंकि मैंने भी वो चीजें मेरे जीवन में महसूस की ना, हम्म। इसलिए तो मैंने ये ठाना कि मैं जहां तक मेरी पहुंच बनती है, जहां तक मैं जा सकती हूँ, वहां तक मैं, और मेरे जैसी मैं ही अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसी बहुत महिलाएं हैं, बहुत महिलाएं हैं जो कि बाहर नहीं निकल पाती हैं या सक्षम नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, कोई सपोर्ट उनके साथ नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ, मैंने ये ठाना कि मैं जहां तक मेरी पहुंच बनती है, वहां तक मैं ऐसी महिलाओं को सक्षम बनाऊं,
आत्मनिर्भर बनाने की तरफ उनको प्रशिक्षण दूं, उनको एक हिम्मत दूं, ताकि वो कुछ कदम आगे बढ़ाकर अपने आप को मजबूती की तरफ या सफलता की तरफ लेकर जा सके। जो भी उनका इंटरेस्ट है, रुचि है, जहां तक वो जाना चाहती हैं। तो ऐसे मैंने अब तक लगभग 50,000 महिलाओं को इन सब विषयों पे मैंने ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षण दिया है, लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग्स दी हैं, कुछ आजीविका को लेकर ट्रेनिंग्स दी हैं। तो और उनमें से इसके साथ साथ ऐसी महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में बहुत से ऐसे चैलेंजेस, बहुत सी ऐसी चुनौतियों से जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, लेकिन उनके साथ कोई हिम्मत देने वाला नहीं था। तो ऐसी महिलाओं से मैंने जा जा के मिली हूँ, जहां तक मेरी पहुंच बनी है। राजस्थान में मैं बहुत से जिलों में गई हूँ और ऐसी महिलाओं को मिली हूँ, उनसे बातचीत की है, उनको निकालने का प्रयास किया है। तो उन महिलाओं को जब मैंने बात की और उनको कहा, अरे नहीं, आप तो बहुत अच्छा काम करो, आप में तो बहुत ज्यादा ताकत है, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, आप तो बहुत हिम्मत वाले हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। एक थोड़ा सा रास्ता दिखाने की बात होती है, एक थोड़ा सा मजबूती देने की बात होती है, संबलन देने जी। की बात होती जी बिल्कुल। है। तो मैंने उन महिलाओं को जा जाकर ये थोड़ा सा प्रयास मैंने अपनी तरफ से किया, और राज्य स्तर पर, देश स्तर पर भी पहचान दिलाने हेतु कुछ महिलाओं को मैं आगे भी लाई। लगभग 50 महिलाओं को मैंने देश स्तर पर, राज्य स्तर पर बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह जो निकलते हैं, बहुत सारी योजनाएं जो निकलती है, उनके लिए उनका फॉर्म भरवाना, उनको मजबूत बनाना, उनको जानकारी देना, ये सारे काम मैंने। तो उसमें अभी बहुत सी 2-3 महिलाएं ऐसी हैं जो, जैसे कि अभी टोंक जिले की ही मैना जाट हैं, जिन्होंने हेल्थ कैटेगरी में नेशनल अवार्ड प्राप्त किया है। वो भी ऐसे ही संघर्ष से निकलते हुए आगे बढ़ी, और मैंने कंटिन्यूसली मैं उसके साथ जुड़ी रही, उसको हिम्मत दिलाती रही, उसको प्रोसेस बताती रही, उसको समझाती रही। तो आज वो महिला नेशनल लेवल पर हेल्थ कैटेगरी में अच्छा काम करने को लेकर उसको अवार्ड मिला, और वो आज ये मानती है कि मैं अब सक्षम हूँ और मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, कुछ भी काम कर सकती हूँ। तो वो जो जी। एक हिम्मत उसको मिली, वो मजबूत बनी, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि चलो, कोई एक और निकली। तो बस मेरे काम में जो यादगार या सफलता का जो क्षण अगर मानते हैं, तो इसलिए मैं महिलाओं के साथ में, जो आप अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो वो हम्म। पूरे राजस्थान से ऐसी महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में निकालना और उनको वो करने को लेकर मिला था। और मेरे काम में अगर यादगार या सफलता का क्षण हम मैं मानती हूँ, तो वो ये था कि कोविड के समय जब मेरा काम छूट गया था, कुछ भी मतलब घर बैठे थे, लेकिन दिल में ये जज्बा था कि कोविड तो आ गया, लेकिन कुछ तो करें, कुछ हम्म। तो करें। अगर सभी घर बैठ जाएंगे तो फिर आ, हमने जो समाज सेवा का एक प्रण लिया है, जो ठाना है कि कुछ करना है, तो वो कैसे करें। तो कोविड में मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर जो हमारा रजिस्ट्रेशन भी हाथ में नहीं आया था उस समय, लेकिन हमने काम स्टार्ट कर दिया संस्था का, कि संस्था बनाई है काम के लिए, रजिस्ट्रेशन तो हम्म। आता था। तो बस कोविड में काम शुरू किया। कुछ हजार मैंने दिए, 2,000 किसी ने दिए, 5,000 किसने दिए, किसी से गेहूं लिया, किसी से गैस सिलेंडर लिया, किसी से चावल लिया, किसी से दाल लिया, किसी से मसाला लिया। ऐसे करके हमने कुछ फूड पैकेट वगैरह बना के, मास्क सिलवाने कुछ महिलाओं को कपड़ा लेकर दिया, और मास्क सिलाई का काम शुरू करवाया। तो ऐसे करके हमने काम स्टार्ट किया। तो कुछ वाह। समय तो हमने किया, लेकिन एक थोड़े समय के बाद में अति तो हर चीज की होती है, और हम्म। हमारे परिवार में भी वो स्थितियां इतनी मजबूत नहीं थी, आज भी नहीं है। तो फिर वहां थोड़ा सा रुक गया, आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से चीज वहीं रुक गई। हताश होकर बैठ गए कि क्या करें, क्या करें। उस समय उस समय दिल्ली से है CII फाउंडेशन, उन्होंने हमारे काम को, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने उनको डाली या कहीं देखा उन्होंने, तो उन्होंने आगे होके हमारा हाथ थामा और ये कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, हम आपकी मदद करते हैं। वाह। तो ये मान लीजिए कि वो जो क्षण था, वो जो समय था,
वो एक मील का पत्थर साबित हुआ कि हम, मैं और मेरी संस्था चल पड़े फिर तो, हम्म। कि हम्म। कुछ अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है ना, थोड़ी सी हेल्प में बहुत सारी हिम्मत भी साथ लाती है। बिल्कुल जो सही थोड़ी कहा। सी हेल्प यदि कोई कर देता है तो वो हेल्प तो होती है, उसके साथ हिम्मत भी बहुत सारी मिल जाती है। बस फिर क्या था, हम चल पड़े, शुरुआत कर दी। हम्म। फिर दो ढाई साल तक उन्होंने हमारी हेल्प की, 2 ढाई साल का एक दो प्रोजेक्ट उन्होंने दिया और हमारा काम चल पड़ा। तो इस तरीके से हमने काम की शुरुआत की और उसको निरंतर मजबूती देने का काम किया। कहीं से मदद मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो अपने आप को सक्षम बनाते हुए, मजबूत बनाते हुए, और जितना हमसे बन पड़ता है उतना हम समाज और समुदाय में करने का प्रयास। बहुत ही बढ़िया रमा जी, आप तो सच में वंडर वुमन है। आपके साथ बात करके हमें भी बहुत प्रेरणा मिल रही है आगे बढ़ने के लिए और कभी भी ना रुकने के लिए कि जैसे भी परिस्थिति हो हमें उसको फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। वंडरफुल वंडरफुल कॉन्वर्जेशन विथ यू जी। आपके फ्यूचर गोल्स क्या है इस कम्युनिटी वर्क को इन्वॉल्व करते हुए, और स्पेशली आप जिस डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं जैसे निवाई, हाँ। टोंक डिस्ट्रिक्ट में और चक्सू हम्म, चक्सू वाला ब्लॉक में। तो मैम, हमारा जो हमने लक्ष्य एक तय किया हुआ है मैंने, हम्म। जयपुर जिले में और टोंक जिले में हमने काम की शुरुआत की थी और अभी हम वहीं पर कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है नहीं कि हम और ज्यादा बढ़ सके जी। और जिलों तक जा सके और गांवों तक जा सके। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हम्म। अभी हमारा एक आर्थिक रूप से इस वक्त हमारा लीन पीरियड चल रहा है। तो अभी हम जितना हो सकता है उतना फील्ड में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम हमारे स्वयं के क्षमतावर्धन का कार्य भी अभी कर रहे हैं, कि स्वयं का क्षमतावर्धन तो कर ही सकते हैं। हम्म। किसी भी ट्रेनिंग में जाओ, किसी भी प्रशिक्षण में जाओ, किसी से भी मिलो, कुछ तो सीखने को मिलेगा। अभी हम वाणी की ट्रेनिंग में गए, बहुत सारी चीजें जी। सीखने को। तो वो एक क्षमतावर्धन ही है। तो लोगों से हेल्प करके, लोगों से कह कर, लोगों से पूछ के कहाँ ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ प्रशिक्षण हो रहा है, कौन मिल सकता है, कौन इस चीज की जानकारी दे सकता है। आजकल मोबाइल पर, गूगल पर बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। तो हम्म। इन सब चीजों में जानकारियां जुटाना, क्षमतावर्धन का कार्य भी साथ के साथ हम कर रहे हैं। भविष्य में अगर हम अ, एक प्लान और एक सोच, एक सपना जिसे कहते हैं, उसकी बात अगर कहें तो जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर के आसपास के जो जिले हैं, वहां पर हम, चूंकि अब ड्रॉप आउट बच्चे तो हैं, अभी भी हैं, लेकिन जो कोई चौथी पढ़ा हुआ, कोई पांचवी पढ़ा हुआ फिर ड्रॉप है, और खास तौर से ज्यादा लड़कियां हैं, लेकिन उतनी नहीं है। जितना हम मान के चले उतने बच्चे ड्रॉप आउट भी नहीं है। हम्म। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके साथ, तो जो हमारा ब्रिज कोर्स मॉडल है उस पर हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम वैकल्पिक शिक्षा, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल्स हैं, जहां पर बच्चों को, खास तौर से लड़कियों को, कठिन विषयों पर शैक्षिक संबलन देने का काम हम करना चाहते हैं, जी। ताकि, क्योंकि ताकि वो बच्चे अ, अगर उन विषयों को, क्योंकि बहुत हम महिलाएं आगे क्यों नहीं बढ़ती हैं, क्यों महिलाएं वैज्ञानिक नहीं बन पाती हैं, क्यों महिलाएं गणितज्ञ नहीं बन पाती हैं, क्योंकि वो विषय लेना ही नहीं चाहती हैं, या वो उन विषयों तक वो पहुंच पहुंच ही नहीं बना पाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वहीं से उन कठिन विषयों का शैक्षिक संबलन वहीं से मिलना उनको शुरू हो, उनका खौफ दूर हो, और इसके साथ साथ उन्हीं बच्चों में एक तो एम्प्लॉयबल कौशल, एम्प्लॉयबल स्किल जो होती है, कि जो छोटा मोटा जो भी रोजमर्रा के काम है, प्लम्बिंग का काम है, लाइट फिटिंग का काम है, या और जो छोटे छोटे एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं, उनका प्रशिक्षण हो, प्लस स्वास्थ्य के विषय पर, लाइफ स्किल के विषय पर उनके साथ में प्रशिक्षण हो उन बच्चों का। तो ये हम बच्चों के साथ में काम करना चाहते हैं।
ये बढ़िया। हमारा आगे आगे की हमारी सोच है। जी। दूसरा है कि दूर दराज क्षेत्रों में, जो मैंने आपको बताया पहले भी, कि महिलाओं को दूर दराज क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत सारी महिलाएं, ऐसी प्रभावशाली महिलाएं हैं, लेकिन उनको कोई पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं है। तो ऐसी महिलाओं को निकालना और उन्हें सक्षम और मजबूत बनाना, उनमें लीडरशिप लाना, किशोरी बालिकाओं से लेकर महिलाओं तक लीडरशिप लाने का, नेतृत्व क्षमता उनमें विकसित करने का काम मैं करना चाहती हूँ। ये मेरी दिली इच्छा है, जो आगे मेरा सोच है, कर रही हूँ। लेकिन एक पहुंच की बात है कि ज्यादा दूर दराज तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। बहुत सारे कारण हैं उसमें, कि आर्थिक स्थिति भी उतनी वो नहीं है, काम उतना नहीं मिला हुआ है। लेकिन जितना मुझसे बन पड़ रहा है उतना मैं कर रही हूँ, लेकिन और ज्यादा करना चाहती हूँ। और हम्म। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में ये काम मैं करना चाहती हूँ, कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लीडरशिप में आगे लाएं, नेतृत्व क्षमता में आगे लाएं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर एक महिला नेतृत्व क्षमता में आगे आती है, तो वो 1000 परिवारों को एक साथ, वो एक एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों में लीडरशिप डेवलप कर, 2 परिवारों में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों को लीडरशिप डेवलप कर सकती है। क्योंकि हम्म। महिला में संघर्ष को झेलने की, संघर्ष से लड़ने की शक्ति जो है पुरुषों से 2 कदम ज्यादा होती है। मेरा बस यही है कि उनमें अगर हम लीडरशिप डेवलप करते हैं, उनकी रुचि, उनके इंटरेस्ट को पहचानते हैं, तो हम सामाजिक क्षेत्र में बदलाव जो हम चाहते हैं वो हम हम्म। लाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और ज्यादा संघर्ष भी हमें नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक परिवार में एक महिला लीडरशिप में है, तो वो अपने पूरे परिवार को कैसे तैसे करके लड़ झगड़ कर वो आगे ला सकती है, एक सही दिशा दिखा सकती है, सही मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ा सकती है। तो यही में हमारा जो आगे का जो सपना है वो। रमा जी, आपने ऑलरेडी इतना बढ़िया इम्पैक्ट कम्युनिटी में लेके आए हैं, तो जो आपके फ्यूचर गोल्स है वो जरूर आप हासिल करेंगे। और हम सबका बेस्ट विशेस है आपको। जी, थैंक यू। आपने इतने सालों से इस फील्ड में काम किया है और बहुत ही अच्छी तरह कम्युनिटी में एक प्रभाव लेके आए हैं। जो नई पीढ़ी है, आगे जो यंग बच्चे हैं, इस फील्ड हम्म, में अगर काम करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देंगे? किस तरह का काम वो कर सकते हैं, जी स्पेशली राजस्थान में? जी। तो मैं तो सबसे पहले यही एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले तो हम अ- अपने स्वयं की जितनी भी खामियां हैं उसको निकालने हम्म। का, उस पर काम करें, खुद के जी। कॉन्फिडेंस पे काम करें। क्योंकि अगर बिना कॉन्फिडेंस के आप समाज में, समुदाय में बदलाव की दिशा में काम करने निकल गए ना, हम्म। तो वो बदलाव आप कभी नहीं ला सकते। एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अगर कोई व्यक्ति कोई बात भी कहता है, तो उसको मजबूती मिलती है। लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस ढीला ढाला और जाके कह रहे हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो वो लाता ही नहीं है, वो फील आती ही नहीं है। तो हम्म। सबसे पहले तो खुद पर, स्वयं पर काम करें, स्वयं की खामियों पर काम करें। और फिर हम इस क्षेत्र में काम अगर करना चाहते हैं, तो पहले जिस समुदाय में, जिन भी लोगों के साथ में, जिस भी थीम पर हम काम करना चाहते हैं, तो उस समुदाय को समझें, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी संस्कृति को, उनकी रुचि को, उसको पहले सीखने का प्रयास करें। ये नहीं कि जाते ही अपनी चीज थोपना शुरू कर दिया, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। अरे ये तो आ गए साहब भाषण देने, नहीं। पहले आप जाइए, पहले उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनकी संस्कृति क्या है ना, उनकी रुचियां हम्म। क्या है, उनको पहचाने, उनको सीखने का प्रयास करें पहले। जब आप उनको सीख लेंगे, तो उनको लगेगा कि आप उनके जैसे बन गए हो।
हम्म। और जब उनके जैसे आप बन जाओगे तब आप अपनी धारणा, अपना कॉन्सेप्ट, अपनी सीख को उसके बीच, उनके बीच में डालें। तो फिर वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे उन चीजों को, ज्यादा समझ के साथ वो आपके साथ लगेंगे। और दूसरा कि अपने काम में हमेशा पारदर्शिता रखने से क्या होता है कि व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा लोग सहभागिता में आगे आते हैं, हम्म। आपके साथ भागीदार बनेंगे, आपको सहभागिता की ओर लेकर जाएंगे, वो आपका साथ देंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि जब जाते हैं तो लोग ये कहते हैं, अजय साहब कोई साथ ना लग, हम्म। सब सुन के रह जाते हैं। ये अरे भाई, आपने पारदर्शिता के साथ काम नहीं किया, उनको इंटरेस्ट से नहीं सुना, उनको नहीं समझा, तो वो कैसे आपके साथ सहभागी होंगे, कैसे जी। उस गतिविधि में आपके साथ भागीदारी निभाएंगे। तो हलचल दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं। दोनों तरफ से होगी तो उस काम का इम्पैक्ट जल्दी आएगा, आपको सफलता जल्दी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और हम्म। दूसरा, जो भी काम करें, अपने खुद के ऊपर पूरा पूरा भरोसा और विश्वास रखते हुए काम पे काम करें बस। रमा जी, इस खास एपिसोड में शामिल होने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा और समाज के वंचित समुदायों के उत्थान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ने हमें और हमारे श्रोताओं को गहराई से प्रभावित किया है। ऐसा है। थैंक यू मैम।